औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट MCQs को देखेंगे कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अमंग द पर्पज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के मकासद में से क्या मकसद उसका नहीं है। टू रिज़ॉल्व ऑल इंटर स्टेट डिस्प्यूट बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये इसका मकसद नहीं है यूनाइटेड नेशन का। टू रिज़ॉल्व ऑल इंटर स्टेट डिस्प्यूट बाय एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो होते हैं यानी कि स्टेट के अंदर जो डिस्प्यूट होते हैं, किसी भी रियासत के जो अंदरूनी मामलात होते हैं वो यूनाइटेड नेशन जो है सॉल्व नहीं करती। Which of these is not the necessary qualification for state to become member of United Nation? यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, तो वो ये कि मस्ट गारंटीज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीज़न। अगर कोई मुल्क यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप वो हासिल करना चाहता है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अपने लोगों की जो फंडामेंटल उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको इंश्योर करे। ये बिल्कुल भी ज़रूरी जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है कि विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूएनओ। यूएनओ को लीव करने वाला पहला मुल्क कौन सा था? इंडोनेशिया। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूएनओ। यूएनओ को लीव करने वाला पहला मुल्क इंडोनेशिया है। नेम द फर्स्ट कैपिटल टू बी प्लेस्ड अंडर यूनाइटेड नेशन, सॉरी नेम द फर्स्ट सिटी टू बी प्लेस्ड अंडर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पहला सिटी आता है वो है साराजियो। नेम द फर्स्ट सिटी टू बी प्लेस्ड अंडर यूनाइटेड नेशन, उस सिटी का नाम है साराजियो। नेक्स्ट है कि विच कंट्री वाज गिवन मेंबरशिप टू ऑफ यूनाइटेड नेशन बाय एक्सपेलिंग ताइवान इन 1971। यूनाइटेड नेशन ने किसको मेंबरशिप दी थी 1971 में? ताइवान को बाहर निकाल के, तो चाइना को जो है वो मेंबरशिप दी गई। ताइवान को यूनाइटेड नेशन से बाहर निकाल के उसकी जगह चाइना को लाया गया। विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रमोट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, तो ये मुल्क है 55, आर्टिकल 55। विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रमोट्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, तो आर्टिकल 55 जो है यूनाइटेड नेशन का वो चार्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रमोट करता है उसको। उसके बाद है नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़। नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ में पहला क्वेश्चन है द क्योटो प्रोटोकॉल वाज इनिशियली अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997 इन क्योटो जापान। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान के अंदर जो है उसको अडॉप्ट किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को। नेक्स्ट आएगा एज ऑफ फरवरी 2010 डैश स्टेट्स हैव साइंड एंड रेटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल। फरवरी 2010 तक तकरीबन 187 ममालिक जो हैं उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको रेटिफाई किया था। फरवरी 2010 तक तकरीबन 187 ममालिक जो हैं उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया था। The four greenhouse gases mentioned in Kyoto Protocol include carbon dioxide, methane, nitrous oxide and sulfur hexafluoride। ये सारी गैसेज जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन की गई। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और चौथी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन चारों गैसेज को मेंशन किया गया है। The Intergovernmental Panel on Climate Change has predicted an average global rise in temperature of 1.4 degree to 5.8 degree between 1990 एंड 2100। तकरीबन यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने इस बात का एस्टीमेट लगाया है कि जो ज़मीन का दर्जा हरारत है वो 1.4 डिग्री से बढ़कर 5.8 डिग्री तक चला जाएगा बिटवीन 1999 यानी कि 1990 की दहाई से लेकर सन 2100 तक। इन सालों के अंदर जो है ज़मीन का दर्जा हरारत 1.4 डिग्री से 5.8 डिग्री तक जो है वो बढ़ के जाने का ख़तरा है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल वाज ओपनड ऑन 16 मार्च फॉर सिग्नेचर बाय पार्टीज टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 1998 को। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज ओपनड ऑन 16 मार्च 1998। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 16 मार्च 1998 को उसको ओपन किया गया ताकि जितने भी पार्टीज़ हैं वो सिग्नेचर कर सकें अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। विच कंट्री रेटिफाइड ब्रॉट द क्योटो प्रोटोकॉल इनटू फोर्स।
सबसे पहले यानी कि रशिया जो है उसने इसको रेटिफाई किया। विच कंट्रीज रेटिफिकेशन ब्रॉट द क्योटो प्रोटोकॉल इनटू फोर्स, तो रशिया ने जो है इसको सबसे पहले रेटिफाई किया और इसको एनफोर्स किया। ऑस्ट्रेलिया रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल ऑन 3 दिसंबर 2007 इन बाली, ऑस्ट्रेलिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को 3 दिसंबर 2007 के अंदर बाली में इसको एनफोर्स किया यानी कि रेटिफाई किया था। नेक्स्ट है द मोस्ट नोटेबल नॉन पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल, यूएसए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 36.1% ऑफ द 1990 एमिशन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। द मोस्ट नोटेबल नॉन पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि यूएसए जो है वो अकेला 1990 की दिहाई के अंदर जो उसने एमिशन की है वो 36.1% है यूएसए की तरफ से। द कंट्री कैन विड्रॉ इट्स मेंबरशिप टू द क्योटो प्रोटोकॉल बाय गिविंग 12 मंथ्स नोटिस, कोई भी मुल्क जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से विड्रॉ कर सकता है लेकिन उसको 12 महीने पहले जो है इन्फॉर्म करना होगा। The target agreed upon in the Kyoto Protocol was an average CO2 reduction of 5.2% from 1990s level by the year 2012. The target agreed upon the Kyoto Protocol was an average CO2 reduction of 5.2% from 1990s level by nearly 2012. यानी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इस बात का फैसला किया गया था कि CO2 को 5.2% तक रिड्यूस किया जाएगा 1990 के मुकाबले में 2012 तक, यानी कि 2012 तक जो है उसको 5.2% जो है वो कम किया जाएगा। नेक्स्ट है द क्योटो प्रोटोकॉल परमिट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन इंक्रीज 8% फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड 10% फॉर आइसलैंड। द क्योटो प्रोटोकॉल permits greenhouse gases emission increase 8% for Australia and 10% for Iceland. नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द बेस ईयर फॉर मेजरिंग कट्स इन ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज को कट्स करने के लिए बेस ईयर यानी कि बुनियादी साल कौन सा था, तो वो 1990 से जो है क्योटो प्रोटोकॉल इसकी यानी कि मेजरमेंट शुरू की गई। क्योटो प्रोटोकॉल की जो मेजरमेंट है वो 1990 से ऑनवर्ड फिर शुरू की गई थी। ऑन 11 जनवरी 2005 पाकिस्तान सबमिटेड इट्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू द क्योटो प्रोटोकॉल। 11 जनवरी 2005 को पाकिस्तान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल में अपनी सबमिट करवा दी थी, यानी कि हमने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट वाज हेल्ड इन दिसंबर 2009 इन कोपेनहेगन। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो है ये दिसंबर 2009 में हुई थी कोपेनहेगन में। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट जो है ये दिसंबर 2009 में हुई थी, कहाँ पे? कोपेनहेगन के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है कि मालदीव काबीना मीट अंडर वाटर ऑन अक्टूबर 17, 2009 टू ड्रॉ ग्लोबल अटेंशन टुवर्ड्स राइजिंग सी लेवल। 2009 के अंदर मालदीव की जो काबीना है उसने यानी कि अंडर वाटर एक मीटिंग की थी ताकि पूरी दुनिया की अटेंशन दिलवाई जा सके राइजिंग ऑफ सी लेवल के, मतलब जो सी लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता क्यों बढ़ रहा है इसकी तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए। नेक्स्ट है ऑन 31 दिसंबर 2012 द फर्स्ट कमिटेड पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल एंडेड। 31 दिसंबर 2012 तक पहला कमिटेड साल जो है या मतलब पहला कमिटेड पीरियड जो है क्योटो प्रोटोकॉल का वो एंड हो गया था 31 दिसंबर 2012 को। नेक्स्ट है ऑन 8 दिसंबर 2012 इन कतर द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एग्रीड टू एक्सटेंडेड द क्योटो प्रोटोकॉल अनटिल 2020। 8 दिसंबर 2012 को कतर के अंदर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्होंने इस बात का मुत्तफिका फ़ैसला किया था कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2012 से आगे 2020 तक बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट MCQs आते हैं वाटर डिस्प्यूट के मुतालिक। वाटर डिस्प्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ऑन वाटर शेयरिंग इशू। इंडिया के साथ कौन कौन से मुल्क जो हैं जो वो वाटर शेयरिंग इशू के साथ ही उसके साथ यानी कि उनकी गड़बड़ है, कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये तीनों ममालिक जो हैं इनका वाटर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ। नेक्स्ट है कि जस्ट आफ्टर पार्टीशन when did India cut off Pakistan's water supply without notice, thus creating drought-like condition। पार्टीशन के फ़ौरन बाद यानी कि पार्टीशन के फ़ौरन बाद इंडिया ने कब पाकिस्तान का पानी जो है वो रोक लिया था? उन्होंने अप्रैल 1948 को
अप्रैल 1948 को इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया था। इंडस वाटर ट्रीटी इज़ प्राइमरीली अ बायलैटरल ट्रीटी विद द वर्ल्ड बैंक बीइंग सिग्नेटरी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एक बायलैटरल ट्रीटी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में हुई और वर्ल्ड बैंक जो है उसने एज ए सिग्नेटरी के तौर पर काम किया। नेक्स्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी अलाउज इंडिया to right to hydroelectric power generation from the western river, but only by run-off river installing without evacuation or building volume of water, storage capacities और direction of water। यहाँ पर क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडिया को एक और चीज़ की इजाज़त दी गई कि जो वेस्टर्न रिवर हैं जिनका पानी हम इस्तेमाल करते हैं, इंडिया उनका भी पानी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन छोटे पैमाने के ऊपर, कि ना तो उस पानी की वो मिकदार कम करेगा, ना ही अपनी कोई स्टोरेज कैपेसिटीज़ बढ़ाएगा और ना ही उन पानी का जो यानी कि रास्ता है उनको मोड़ेगा, ये सारे काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है on which river Baglihar Dam is being constructed by Indians violating the Indus Water Treaty। तो ये दरिया चनाब के ऊपर on which river Baglihar Dam is being constructed by Indians, इंडिया यानी कि जो इंडियंस हैं वो बगलीहार डैम बना रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए, और ये वो डैम बना रहे हैं दरिया चनाब के ऊपर। नेक्स्ट है डिस्पाइट द साइनिंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी विच अदर डिस्प्यूट इमर्ज्ड इन 1985। मतलब इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा एक और कौन सा मसला जो 1985 में बना वो है वुलर बैराज का। 1985 के अंदर वुलर बैराज का जो मसला है ये भी बना था। नेक्स्ट है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट is another violation of Indus Water Treaty. This project is nearing completion with a 22-kilometer tunnel to divert the water of Neelam Valley to the Wular Barrage. नीलम रिवर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जेहलम। एक और यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी जो है वो है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो कि नीलम वादी है जहाँ से दरिया जेहलम का पानी निकलता है उसको डाइवर्ट किया जाएगा वुलर बैराज की तरफ, रिवर टू द वुलर बैराज। नेक्स्ट है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट contravenes the Indus Water Treaty because it is being built on river Neelam to divert the water to Wular Barrage and impact। इसका असरात क्या होंगे, यानी कि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि दरियाई नीलम के ऊपर बनाया जा रहा है और इसका पानी वुलर बैराज की तरफ जो है वो भिजवाया जा रहा है, इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा कि फ़्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। और दूसरा पाकिस्तान प्लॉय राइट फॉर इट्स प्रपोज 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि पाकिस्तान का एक तो दरियाओं के पानी के ऊपर असर पड़ेगा और दूसरा पाकिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं बिजली वाले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं उनके ऊपर भी इसका असरात पड़ेगा। नेक्स्ट है अ डैम ऑन रिवर जेहलम बिफोर द वुलर लेक कैन डिस्ट्रॉय विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अ डैम ऑन रिवर जेहलम बिफोर द वुलर लेक, यानी कि वुलर लेक से पहले अगर जेहलम के ऊपर डैम बनाया जाएगा तो वो पाकिस्तान के किस किस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा, तो वो लोअर बेसिक डोब को, अपर जेहलम को और अपर चिनाब को, इन सारे सिस्टम को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिया स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुलर बैराज इन ईयर 1984। इंडिया ने वुलर बैराज की कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर दी थी? 1984 के अंदर। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन ऑफ पाकिस्तान अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुलर बैराज। पाकिस्तान की क्या इंटेंशन है वुलर बैराज को लेके? पहली इंटेंशन ये है इंडिया कैन क्रिएट अ ड्राउट एंड फ्लड कंडीशन इन पाकिस्तान, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में खुश्क साली और सैलाब जैसी सूरत हाल जो है वो ला सकता है। नंबर 2 के ऊपर इन केस ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन इंडिया कैन कंट्रोल द मोबिलिटी ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस, यानी कि अगर कल को कोई मिलिट्री का कोई यानी कि मसला बनता है एक दोनों ममालिक के दरमियान, तो इंडिया जो है वो इसका इस्तेमाल करते हुए वुलर बैराज का पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनकी मूवमेंट के ऊपर इसके असरात कर सकता है। और तीसरा है कंट्रोल ऑफ वाटर कैन डिस्ट्रॉय पाकिस्तान कैनाल सिस्टम, कि इसका यानी कि कंट्रोल करना पानी का पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है उसके लिए नुकसानदेह है। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान रेफर्ड वुलर बैराज डिस्प्यूट ऑफ टू इंडस वाटर
कमीशन विच अनफॉर्चुनेटली फेल टू रिजॉल्व द मैटर 1986 में। 1986 के अंदर पाकिस्तान जो है वो वुलर बराज का मसला इंडस वाटर कमीशन की तरफ लेकर गया, लेकिन बदकिस्मती से वो इसको हल नहीं कर सका। नेक्स्ट है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ अनाउंस्ड अनदर डैम ऑन रिवर जेहलम इन क्लियर वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। द डैम इज़ कॉल्ड यूरी 2। इंडियन मिनिस्ट्री जो है इंडियन पावर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक और डैम जो है वो रिवर जेहलम के ऊपर उन्होंने अनाउंस किया है, और ये भी मुकम्मल तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़ वर्जी है। इस डैम का नाम है यूरी 2। नेक्स्ट है अनदर प्रपोज्ड डैम ऑन चिनाब रिवर इज़ अ वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी इज़ कॉल्ड पाकल ड्यूल डैम। पाकल ड्यूल डैम जो है ये भी दरियाए चिनाब के ऊपर बनाया जा रहा है, और ये भी इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है, पाकल ड्यू डैम। नेक्स्ट आएगा कि आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड अनसक्सेसफुल डिस्कशन व्हेन डिड पाकिस्तान कमिश्नर इंडस वाटर्स आस्क्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यूट्रल एक्सपर्ट टू रिजॉल्व बगलिहार इशू। बहुत सारी नाकामयाब यानी कि डिस्कशन के बाद आखिरकार पाकिस्तानी जो कमिश्नर है इंडस वाटर के ऊपर, उन्होंने जो है मतलब अपॉइंट करने के लिए कहा है कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करें ताकि बगलिहार इशू जो है उसको रिज़ॉल्व किया जा सके, और ये बात हुई थी मई 2003 के अंदर। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू ल्योर पाकिस्तान इनटू एक्सेप्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बगलिहार डैम व्हाट ऑफर वाज मेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। व्हाट ऑफर यानी कि वुलर बैराज जो बगलिहार डैम है वो बनाने के लिए पाकिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीज़ की ऑफ़र की गई, तो वो है पाकिस्तान कैन शेयर 450 मेगावाट ऑफ पावर विद इंडिया, कि पाकिस्तान जो है वो 450 मेगावाट की जो बिजली है वो इंडिया के साथ शेयर कर सकता है, ये ऑफ़र दी गई थी। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंट्रोवर्शियल गेट स्ट्रक्चर ऑफ बगलिहार कुड डिप्राइव पाकिस्तान ऑफ मोर देन 7000 क्यूसिक, यानी कि जो बगलिहार डैम है वो अगर वो बन जाता है तो वो पाकिस्तान को तकरीबन 7000 क्यूसिक वाटर जो है उससे महरूम होना पड़ेगा। पाकिस्तान को 7000 क्यूसिक वाटर से महरूम होना पड़ेगा। नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड इन मई 2005 अ न्यूट्रल एक्सपर्ट टू रिजॉल्व बगलिहार डैम। हु वाज न्यूट्रल एक्सपर्ट? ये न्यूट्रल एक्सपर्ट था रेमंड लैफिटी जो है ये था, और इसका ताल्लुक़ था स्विट्ज़रलैंड से। रेमंड लैफिटी जो है ये एक न्यूट्रल एक्सपर्ट था और इसका ताल्लुक़ था स्विट्ज़रलैंड से। अच्छा, उसके बाद है सर क्रीक इशू। इसके अंदर है कि विच रेजोल्यूशन डेमार्केटेड बाउंड्रीज बिटवीन द टू ट्रीटीज इंक्लूड द क्रीक एज पार्ट ऑफ सिंध। तो ये है रेजोल्यूशन ऑफ 1914 सिंध बिटवीन रेजोल्यूशन ऑफ 1914 साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड महाराजा ऑफ क्यूच। मतलब वो कौन सी रेजोल्यूशन है जिसके तहत ये फैसला किया गया है कि जो सर क्रीक वाला ये इशू है ये यानी कि सिंध का हिस्सा है, तो वो है रेजोल्यूशन ऑफ 1914 साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड महाराजा राव ऑफ कुछ। इन दोनों के दरमियान जो है ये हुआ था मुआहिदा कि जिसके तहत क्रीक जो है वो सिंध का हिस्सा है। नेक्स्ट है द रेजोल्यूशन ऑफ 1914 डेमार्केटेड द बाउंड्रीज बिटवीन द टू ट्रीटीज इंक्लूड द क्रीक एज पार्ट ऑफ सिंध दस सेटिंग द बाउंड्री एज द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ क्रीक। ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ क्रीक जो 1914 के अंदर रेजोल्यूशन बनाया गया था उसके अंदर ये यानी कि मुआहिदा किया गया था कि जो क्रीक है वो सिंध का हिस्सा कहलाएगा, लिहाजा जो बाउंड्री सेट हुई थी वो हुई थी ईस्टर्न फ्लैंक टू द क्रीक। नेक्स्ट है द बाउंड्री लाइन विच इंक्लूड द क्रीक इन सिंध इज़ नोन एज ग्रीन लाइन। वो बाउंड्री लाइन जो क्रीक को सिंध का हिस्सा बनाती है वो है ग्रीन लाइन, उसका नाम है ग्रीन लाइन। नेक्स्ट है before falling into sea river forms a delta which makes the river a narrow inlet channel of water on the coast which is called creek. Pakistan lays claim to the entire creek whereas India sticks to its position that the boundaries lies mid channel. अच्छा, अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि जब यानी कि समंदर में गिरने से पहले जो भी दरिया होते हैं वो आपस में बिल्कुल एक नैरो सा जो है यानी कि इनलेट बना लेते हैं, वो सब आपस में मिल जाते हैं और इनका आपस में मिल जाना ये कहलाता है क्रीक, CREEK। अब यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो सारे के सारे क्रीक के ऊपर
क्लेम करता है, लेकिन इंडिया जो है वो ये कहता है कि नहीं, मिड चैनल जो है वहाँ पर पोजीशन जो है वो आधी आपकी है और आधी हमारी है। नेक्स्ट है इंडिया सपोर्ट्स its stance by citing the Tabiliq doctrine in international law, which states the rivers boundaries between two states are divided by the mid channel। मिड चैनल के तहत इंडिया कहता है कि मतलब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है ये जो बाउंड्रीज हैं स्टेट्स की, ये मिड चैनल के तहत जो है वो डिवाइड होंगी। नेक्स्ट आएगा दिस डिस्प्यूटेड रीजन बिकेम द सेंटर ऑफ अटेंशन व्हेन इंडिया शूट डाउन अ पाकिस्तानी सर्विलियंस प्लेन किलिंग ऑल 16 ऑन बोर्ड ऑन 10 अगस्त 1999 को। ये इशू जो है सर क्रीक का इशू, ये उस वक्त ज़्यादा इसके ऊपर अटेंशन आ गई थी जब इंडिया ने पाकिस्तान का एक प्लेन उसको शूट डाउन कर दिया था और उसमें 16 लोग जो थे वो उनको शहीद कर दिया। ये मामला किया था 10 अगस्त 1999 को, 10 अगस्त 1999 को। नेक्स्ट है व्हेन रैन ऑफ कुछ आर्बिट्रेशन टुक प्लेस। रैन ऑफ कुछ आर्बिट्रेशन है ये कब हुई? ये 1968 को हुई। व्हेन रैन ऑफ कुछ आर्बिट्रेशन टुक प्लेस, ये हुई थी 1968 को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सर क्रीक। सर क्रीक की टोटल लेंथ है 60 माइल्स। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सर क्रीक। सर क्रीक की जो टोटल लेंथ बनती है वो है 60 माइल्स। नेक्स्ट है सियाचिन इशू। हाउ सियाचिन डिस्प्यूट ओरिजिनेटेड। सियाचिन का डिस्प्यूट यानी कि ये झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? तो ये झगड़ा शुरू हुआ था बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज नॉट फुली डेमार्केटेड। जब जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो बाउंड्रीज हैं उनको सही तरह डेमार्केट ना किया गया, तो सियाचिन इशू का जो है वो यानी कि ये डिस्प्यूट जो है ये ओरिजिनेट हुआ जब जम्मू और कश्मीर के दरमियान फुली डेमार्केशन नहीं हुई थी। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर ऑन मैप। मैप के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर की क्या लोकेशन है? तो वो है 35.5 डिग्री नॉर्थ और 77 डिग्री ईस्ट। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है सियाचिन ग्लेशियर की मैप के ऊपर? 35.5 डिग्री नॉर्थ और 77.0 डिग्री ईस्ट जो है वो इतनी यानी कि इसकी लोकेशन है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की हाइट है 5753 मीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की हाइट है 5753 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ बनती है लगभग 75 किलोमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ बनती है 75 किलोमीटर। बिटवीन विच रेंजेस डज द सियाचिन ग्लेशियर लाइज। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये किन दो यानी कि ग्लेशियर के दरमियान लाई करता है, किन दो रेंजेस के दरमियान लाई करता है? तो ये साल्तोरो और कराकोरम। साल्तोरो और कराकोरम जो है इन दोनों रेंजेस के दरमियान सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लाई करता है। अच्छा, नेक्स्ट है विच डिस्प्यूटेड रीजन ऑफ सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन। जो डिस्प्यूटेड रीजन है सियाचिन ग्लेशियर का वो कहाँ पर लोकेट है? वो कश्मीर रीजन के अंदर लोकेट है। जो डिस्प्यूटेड रीजन है सियाचिन ग्लेशियर का उसकी लोकेशन कहाँ पर है? वो है कश्मीर के अंदर। ये यानी कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही डिस्प्यूट है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और यहाँ पर तकरीबन एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री का टेम्परेचर होता है। एवरेज टेम्परेचर सियाचिन ग्लेशियर का -40 डिग्री होता है। व्हाट डज़ द वर्ड सियाचिन मीन्स। सियाचिन्स का मतलब क्या बनता है? प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज़। व्हाट डज़ द वर्ड सियाचिन मीन्स। सियाचिन का क्या मतलब बनता है? प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज़। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन दी अर्थ। दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा यानी कि सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ये बैटल ग्राउंड कंसिडर किया जाता है। व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड ऑन सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पे पहला एग्रीमेंट कब हुआ? 1949 को। सियाचिन ग्लेशियर के मामले पे पहला एग्रीमेंट हुआ था 1949 को। आउट ऑफ 10 हाउ मनी डेथ ऑन सियाचिन ग्लेशियर आर ड्यू टू एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। तकरीबन 10 में से कितने लोग जो हैं यानी कि एक्सट्रीम डेथ की वजह से मर सकते हैं? तो वो 9 लोग। आउट ऑफ 10 हाउ मैनी डेथ ऑन सियाचिन ग्लेशियर आर ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। ज़्यादा सर्दी होने की वजह से 10 में से 9 लोग जो हैं वो उनके मरने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट है विच रिवर गेट्स वाटर फ्राम ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर। तो वो है न्यूब्रा रिवर।
न्यूब्रा रिवर जो है ये अपना पानी हासिल करता है जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। विच रिवर गेट्स वाटर फ्राम ग्लेशियर्स मेल्टिंग वाटर, तो ये न्यूब्रा। विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन सियाचिन ग्लेशियर इन 1984, तो वो उन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन विधरा, VIDHARA, ऑपरेशन विधरा जो है इन्होंने इंडिया ने लॉन्च किया था 1984 के अंदर, ताकि सियाचिन ग्लेशियर को होल्ड किया जा सके। अच्छा, उसके बाद है हाउ मच एरिया ऑफ सियाचिन आउट ऑफ टोटल इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया, तकरीबन 2/3 जो है, 2/3 का जो एरिया है ये इंडिया के पास है, जबकि 1/3 का जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान विच एरिया ऑफ ग्लेशियर इज़ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया वो कौन सा है, वो ग्लेशियल वैली एंड ग्योंगला पास, ग्लेशियल वैली और ग्योंगला पास, ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान के पास हैं। अच्छा, आगे है कश्मीर इशू। State of Kashmir was the biggest state in the subcontinent, situated in the northern part of Indo-Pakistan subcontinent, और इसकी बाउंड्रीज़ हैं तिब्बत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ और रशिया के साथ। कश्मीर जो है, स्टेट ऑफ कश्मीर, ये बहुत बड़ी स्टेट थी सब कॉन्टिनेंट की, और ये नॉर्दर्न पार्ट के अंदर है, और ये इसका बॉर्डर जो है वो इन तीनों ममालिक के साथ मिलता है। अच्छा, स्टेट ऑफ कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह ने कितने में ख़रीदी, 7.5 मिलियन यानी 75 लाख रुपए में। स्टेट ऑफ कश्मीर जो है वो गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से 7.5 मिलियन में ख़रीदी। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स मेड कश्मीर ए लॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। तो उसमें पहली वजह ये है कि यहाँ से दरियाए सिंध, दरियाए जहलम और दरियाए चिनाब जो है वो यानी कि कश्मीर से निकलते हैं। दूसरा ये कश्मीर इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेन्स ऑफ कश्मीर इनटू प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान इनटू माउंटेन्स, कि यानी कि कश्मीर के जो पहाड़ हैं वही यानी कि पाकिस्तान का यानी कि पहाड़ों में शुमार किए जाते हैं। नेक्स्ट है कश्मीर हैड ओनली रोड एंड रेलवे लिंक विद पाकिस्तान, कि कश्मीर ही है जिसका रेलवे लिंक और यानी कि रोड का लिंक जो है वो पाकिस्तान के साथ बनता है। तो ये सारी वजूहात जो हैं वो इसके साथ मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद है व्हेन इंडियन फोर्सेस लैंडेड ऑन कश्मीर, कायदे आज़म ऑर्डर्ड जनरल ग्रेसी एंड चीफ इन, मतलब ये उस वक़्त के आर्मी स्टाफ थे जनरल ग्रेसी, और जब कश्मीर के ऊपर इंडियन फोर्सेस ने हमला किया था तो इसके मुकाबले में जब यानी कि लामा इकबाल ने कायदे आज़म ने जब जनरल ग्रेसी को कहा कि आप भी कश्मीर के ऊपर अटैक करें, तो उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा था कि कैन नॉट टेक एक्शन विदाउट ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडो पाक फोर्सेस। उन्होंने कहा था कि जब तक इंडो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर जो है वो हमें ऑर्डर नहीं देंगे तो मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा। नेक्स्ट है कि व्हेन डिड सिक्योरिटी काउंसिल पास्ड 2 resolution urging both countries to withdraw to their previous positions so that verdict of people of Kashmir may be ascertained। सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 रेजोल्यूशन कब पास की कि दोनों ममालिक अपनी फोर्सेस को विड्रा करें। तो पहली पास की 3 अगस्त 1948 को, दूसरी पास की 5 जनवरी 1949 को। पहली पास की थी 3 अगस्त 1948 को, दूसरी 5 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है व्हेन the armed revolt separate throughout the Kashmir, the Hindu Raja, in order to divert the attention of people, signed a treaty with Pakistan to keep the situation normal and maintain religious and cultural relation with Pakistan in June 1947। जब यानी कि कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दंगे फसाद होने लग पड़े तो हिंदू राजा ने जो है मतलब उन्होंने कश्मीरियों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के साथ रिलीजियस और कल्चरल रिलेशन का जो यानी कि उसने ट्रीटी है वो साइन कर ली थी जून 1947 के अंदर। नेक्स्ट है चिनाब फार्मूला। चिनाब फार्मूला टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट वाज प्रेजेंटेड बाय सरदार अब्दुल कयूम खान। चिनाब फार्मूला कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये किसने पेश किया था, ये सरदार अब्दुल कयूम खान ने। चिनाब फार्मूले को रिजॉल्व करने का सरदार अब्दुल कयूम खान ने जो है ये फार्मूला पेश किया था, सरदार अब्दुल कयूम खान। अच्छा, नेक्स्ट है
व्हेन द सीज़ फायर लाइन वाज ड्रॉन इन कश्मीर, कश्मीर के अंदर सीज़ फायर लाइन कब बनाई गई? 1948 के अंदर। व्हेन सीज़ फायर लाइन जिसको बाद में LOC कहा गया, यानी कि 1972 के एग्रीमेंट के बाद उसका नाम LOC रख दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये कब बनाई गई थी? ये 1948 में। नेक्स्ट, ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इज़ एन अलाइंस ऑफ 23 पार्टीज़। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है ये तकरीबन 23 पार्टीज़ का आपस में अलाइंस है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स आर 10। तकरीबन 14 में से यानी कि कितने अज़ला जो हैं जम्मू और कश्मीर के जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वो है 10 अज़ला। 10 अज़ला जो हैं वो यानी कि आउट ऑफ 14 जम्मू और कश्मीर के वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। परसेंटेज के हवाले से मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू और कश्मीर में कितनी है? 80%। परसेंटेज जो है आई थिंक सो मैंने 95 पढ़ा था, लेकिन परसेंटेज यहाँ पर जो है वो 80% बताई गई है। नेक्स्ट आएगा फ़लस्तीन इशू। फ़लस्तीन इशू में पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफाडा? इंटिफाडा का क्या मतलब है? अपराइजिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटिफाडा? इंटिफाडा मीन अपराइजिंग। व्हेन फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO वाज एस्टैब्लिश, ये बनी थी 1964 को। व्हेन फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO वाज एस्टैब्लिश्ड, PLO बनी थी 1964 को। नेक्स्ट है रमाला। रमाला इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ फ़लस्तीनियन अथॉरिटी सिचुएटेड एट वेस्ट बैंक। रमाला जो है ये हेड क्वार्टर है फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का जो कि वेस्ट बैंक के ऊपर सिचुएट है। नेक्स्ट है, इन नवंबर 1988 फ़लस्तीनियन नेशनल काउंसिल अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट एट अल्जीरिया। नवंबर 1988 को फ़लस्तीनियन नेशनल काउंसिल जो है उन्होंने अनाउंस किया था टू क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट। तो उन्होंने अल्जीरिया के इलाके के अंदर उन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट है PLO। PLO हेड क्वार्टर सिचुएटेड एट इन रमाला। PLO फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो हेड क्वार्टर है ये रमाला के अंदर है। ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यरूशलेम द फ़लस्तीनियंस आर 20%। यरूशलेम की जो पॉपुलेशन है उनमें तकरीबन 20% जो है वो फ़लस्तीनियंस हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ हमास? हमास क्या है? हमास अ रेडिकल फ़लस्तीनियन ग्रुप। ये फ़लस्तीनियों का ही ग्रुप है लेकिन काफ़ी रेडिकल है। हमास अ रेडिकल फ़लस्तीनियन ग्रुप। यासर अरफात वाज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ फ़लस्तीनियन अथॉरिटी इन 1996। यासर अरफात को चेयरमैन ऑफ फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है वो इलेक्ट किया गया था 1996 के अंदर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन अक्टूबर 1967 फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट। तो ये रेजोल्यूशन 242 है। रेजोल्यूशन 242 आइडेंटिफाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टू अडॉप्ट इन अक्टूबर 1967 फॉर क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ रजिस्टर्ड इन यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज़ रिलीफ एजेंसी। यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजीज़ की जो रिलीफ एजेंसी है उसमें फ़लस्तीनियन रेफ्यूजी की तादाद कितनी है? 3.7 मिलियन। 3.7 मिलियन जो है वो रेफ्यूजीज़ की तादाद है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल टाउन रमाला? रमाला की क्या अहमियत है? हेड क्वार्टर ऑफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका हेड क्वार्टर है रमाला के अंदर। व्हेन डिड हमास केम इनटू पावर? हमास पावर में कब आई? तो वो 25 जनवरी 2005 को 25 जनवरी 2005 को हमास जो है वो पावर में आई थी। हमास पावर में आई थी जनवरी 2005 के अंदर। यासर अरफात was confined to his headquarter in the West Bank town of Ramallah by Israel from December 2001 to November 2004. Yasser Arafat was confined to his headquarter in West Bank town of Ramallah by Israel from December 2001 टू नवंबर 2004। यानी कि इसराइल ने जो है उनको वेस्ट बैंक के अंदर कैद कर लिया था, यानी कि उन्होंने वहाँ पर उनको ले गए थे दिसंबर 2001 से नवंबर 2004 तक। यासर अरफात एंड हिज फ्रेंड्स फाउंड अल फतेह इन 1958। यासर अरफात और उनके दोस्तों ने मिलकर अल फतेह को कब फाउंड किया? 1958 को। यासर अरफात एंड हिज फ्रेंड्स फाउंडेड अल फतेह इन 1958।
यासर अरफात बिकेम द चेयरमैन ऑफ PLO एग्जेक्टिव कमेटी। यासर अरफात PLO के यानी कि एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन कब बने? 1969 को। व्हेन वर द फर्स्ट फ़लस्तीनियन इलेक्शंस हेल्ड इन विच यासर अरफात वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीनियन अथॉरिटी। तो ये इलेक्शन हुए थे 1996 को। 1996 को ये इलेक्शन हुए थे जिसमें यासर अरफात को PLO का हेड जो है वो इलेक्ट किया गया था। PLO का हेड इनको इलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट आएगा हु वाज फाउंडर एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ हमास। हमास को किसने फाउंड किया और वो स्पिरिचुअल लीडर भी हैं हमास के? तो वो हैं शेख अहमद यासीन। शेख अहमद यासीन ने हमास को फाउंड किया था। विच इज़ द लार्जेस्ट फ़लस्तीनियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। फ़लस्तीन की सबसे बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? हमास। फ़लस्तीन की सबसे बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है? हमास। व्हेन हमास वाज फाउंडेड, हमास 1987 को बनी थी। हमास जो है वो 1987 को जो है वो बनी थी। नेक्स्ट है कि यासर अरफात पास्ड अवे एट पेरिस ऑन 11 नवंबर 2004। यासर अरफात की जो वफ़ात है वो हुई थी 11 नवंबर 2004 को पेरिस के अंदर। यासर अरफात की वफ़ात हुई थी 11 नवंबर 2004 को पेरिस के अंदर जो है वो आपकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट है हमास फॉर्म्ड गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्माइल हानिया। हमास ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट बनाई थी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे हमास के 2006 में, जब हमास को पावर मिली थी, आई थिंक 2005 में। नेक्स्ट है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की मौजूदा प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। महमूद अब्बास। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ आर लिविंग इन जॉर्डन। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ कहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो वो जॉर्डन के अंदर, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आएगा कि नेक्स्ट हमने इशू जो डिस्कस करना है वो है कुर्दिस्तान इशू। कुर्दिस्तान इशू इन विच कंट्री द पॉपुलेशन ऑफ कुर्द इज़ लिविंग। कुर्दों की जो पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पे रहती है? वो तुर्की, सीरिया, इराक़ और ईरान में भी रहती है, इन सारे ममालिक में। द कुर्द्स आर मेनली सुन्नी मुस्लिम्स एंड देयर डायलेक्ट्स इज़ ईरानियन। कुर्द जो हैं वो मेनली यानी कि ज़्यादातर वो सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन उनका जो खिंचाव है वो ईरानियन की तरफ है। कुर्द्स आर मेनली सुन्नी मुस्लिम्स एंड देयर डायलेक्ट्स इज़ ईरानियन। नेक्स्ट ड्यूरिंग ईरान इराक वार, इराक डिस्ट्रॉयड मैनी कुर्दिश विलेजेस इन 1988। जब ईरान और इराक की आपस में जंग हो रही थी तो इराक ने बहुत ज़्यादा तौर पर जो है यानी कि कुर्दों की जो विलेजेस हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उन्होंने 1988 के अंदर इराकी ट्रूप्स इन्वेडेड एंड कैप्चर्ड द कुर्दिश सिटी ऑफ इब्रल इन 1996। इराकी जो ट्रूप्स हैं, इराक के जो यानी कि ट्रूप्स, उनके जो फ़ौजी थे, उन्होंने इन्वेड किया और कुर्दिश सिटी को कैप्चर कर लिया था इब्राइल में, तो उन्होंने 1996 के अंदर। अच्छा, कुर्दिस्तान बनाने के लिए कुर्द जो हैं वो कितना एरिया रिक्वायर करते हैं? तो वो 74,000 स्क्वायर किलोमीटर। कुर्द जो हैं वो कुर्दिस्तान अपना एक अलहदा मुल्क बनाने के लिए कितना एरिया वो क्लेम करते हैं? तो वो 74,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है 12 पॉइंट्स आउट ऑफ 14 पॉइंट्स प्रोवाइडेड एन ऑटोनमस डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटीज़ बाय वुड्रो विल्सन। 12 points out of 14 points provided an autonomous development for minorities by Woodrow Wilson. Next, 14 points of Woodrow Wilson were presented at Versailles. जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई थी तो उसके अंदर यानी कि वुड्रो विल्सन ने जो है उसने अपने 14 पॉइंट रखे थे, और इन 14 पॉइंट में से 12 पॉइंट जो थे वो ये थे कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ऑटोनमस डेवलपमेंट जो है वो दी जाएगी। नेक्स्ट है कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी। कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी वाज लीगलाइज्ड इन 1958। कुर्दिश की एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके नाम से ही कुर्दिश डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 1958 को जो है इसको लीगलाइज किया गया था। नेक्स्ट है टेरिटरी क्लेम्ड बाय कुर्दिश एज पार्ट ऑफ कुर्दिस्तान फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। कुर्द जो हैं वो अपने कुर्दिस्तान का मुल्क बनाने के लिए यानी कि अपना मुल्क एक बनाने के लिए वो किन किन ममालिक से कहते हैं कि हमें जगह चाहिए? वो इराक़, तुर्की, ईरान, आर्मीनिया और सीरिया, इन तमाम ममालिक से जो है वो 74,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है रकबा उनको रिक्वायर है अपना एक मुल्क बनाने के लिए।
नेक्स्ट है इराकी आर्मी अटैक्ड द कुर्दिश टाउन ऑफ हलबाजा एंड पॉइजन गैस 5000 कुर्द डाइड इन। तो इसमें 1988 को कुर्दिश आर्मी ने जो है इराकी आर्मी ने कुर्दिश टाउन के ऊपर अटैक किया था और उन्होंने पॉइजन गैस के ज़रिए 5000 कुर्दों को मार दिया था। ये वाक़या हुआ था 1988 के अंदर, 1988 में। इन 1980s कुर्द्स फॉर्म द कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी इन तुर्की लेड बाय अब्दुल्ला अकलान। 1980 के अंदर कुर्द जो है उन्होंने एक पार्टी बनाई थी कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी तुर्की के अंदर, जो कि अब्दुल्ला ओकलान जो है वो उसको लीड कर रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो है किप्रस इशू। किप्रस इशू का हमने डिस्कस करना है। किप्रस का टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया ऑफ किप्रस 9251 स्क्वायर किलोमीटर। जो टोटल एरिया है किप्रस का वो है 9251 किलोमीटर। किप्रस का कैपिटल क्या है? वो है नाइकोसिया। कैपिटल ऑफ किप्रस इज़ नाइकोसिया। द तुर्क्स रूल्ड ओवर किप्रस। तुर्कों की हुकूमत किप्रस के ऊपर कितने साल तक रही? तो वो 1551 से 1878 तक। तुर्क जो हैं उन्होंने किप्रस के ऊपर कितने साल हुकूमत की? तो उन्होंने की 1571 से 1878 तक। द ब्रिटिश एक्वायर्ड द राइट ओवर किप्रस इन 1890। बरतानिया ने किप्रस के ऊपर अपना हक कब जमाया? 1890 को। ब्रिटिश ने जो है किप्रस के ऊपर अपना कब्ज़ा कब जमाया? उन्होंने 1890 को। नेक्स्ट आएगा किप्रस बीइंग पार्ट ऑफ बेजेंटाइन एम्पायर वाज कैप्चर्ड बाय किंग रिचर्ड। यानी कि बेजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा होने के नाते जो किंग रिचर्ड है उसने किप्रस के ऊपर कब कब्ज़ा किया? 1911 को। 1911 को। नेक्स्ट आएगा द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड द हेड क्वार्टर ऑफ मिडल ईस्ट लैंड फोर्सेस फ्राम इजिप्ट टू किप्रस इन 1954। बरतानिया ने अपना हेड क्वार्टर मिडल ईस्ट लैंड फोर्सेस का जो हेड क्वार्टर है वो उन्होंने मिस्र से उठाया और उसको किप्रस ले गए। ये कब उन्होंने किया? 1954 को। 1954 को ये उन्होंने किया। नेक्स्ट आएगा द सिविल वार ब्रोक आउट बिटवीन ग्रीक एंड तुर्किश कम्युनिटीज़ इन 1955। ग्रीक और तुर्किश कम्युनिटीज़ जो हैं उनमें सिविल वार कब हुई थी किप्रस को लेके? तो वो 1955 के अंदर, 1955 के अंदर। द सिविल वार इन किप्रस रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ किप्रस ऑन 16 अगस्त 1960। जब किप्रस के अंदर सिविल वार हुई थी तो उसका नतीजा ये निकला कि किप्रस को आज़ादी मिल गई, और किप्रस को आज़ादी मिली थी 16 अगस्त 1960 को। नेक्स्ट आएगा कि किप्रस जॉइंड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। किप्रस ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को कब ज्वाइन किया था? 1960 के अंदर, 1960 के अंदर किप्रस ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को 1960 में ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद है नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन किप्रस इन 1964। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो किप्रस के अंदर कब बनी? 1964 को। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस किप्रस में 1964 को आई। नेक्स्ट टाइम वार बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की वाज नैरोली अवर्टेड बाय म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ पीस प्लान इन 1967। ये यानी कि यूनान और तुर्की के दरमियान जो जंग हुई थी किप्रस को लेके वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत उसको यानी कि पीस डील में बदल के दिया गया 1967 के अंदर, 1967 के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है कि तुर्किश नॉर्दर्न किप्रस इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय तुर्की। तुर्किश नॉर्दर्न किप्रस इज़ रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय तुर्की। तुर्किश का जो नॉर्दर्न किप्रस है उसको सिर्फ़ और सिर्फ तुर्की ही रिकॉग्नाइज़ करता है। अच्छा, नेक्स्ट है कंसर्निंग एथनिक ग्रुप द तुर्क्स आर 19% वाइल ग्रीक किप्रस आर 81%। अगर यानी कि एथनिकली इस यानी कि किप्रस के इलाके को देखा जाए तो वहाँ पर जो तुर्किश हैं वो 19% है, लेकिन जो ग्रीक किप्रस हैं यानी कि यूनानी किप्रस जो हैं उनकी तादाद है 81%। ग्रीक किप्रट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल गवर्नमेंट ऑफ वोल किप्रस बाय यूएनओ, यूएसए और ब्रिटेन। मतलब किप्रस के ऊपर जो लीगल यानी कि गवर्नमेंट है ग्रीक किप्रट की, ये इसको कौन कौन रिकॉग्नाइज़ करता है? इसको यूएनओ भी, यूएसए भी और ब्रिटेन भी, ये सब इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। नेक्स्ट है चीचनिया इशू। कैपिटल ऑफ चीचनिया इज़ ग्रोजनी, GROZNY। कैपिटल ऑफ चीचनिया इज़ ग्रोजनी। टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ चीचनिया आर सुनजा एंड तीरक।
टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ चिचनिया, चिचनिया के दो मशहूर दरिया कौन से हैं। नेक्स्ट है नंबर 1 है कि सुनज़ा और दूसरा है तीरक। सुनज़ा और तीरक जो हैं ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। मोस्टली द चिचनियाज आर सुन्नी मुस्लिम्स, चिचनिया के अंदर ज़्यादातर कौन कौन से यानी कि लोग हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। चिचनिया में सुन्नी मुस्लिम आबादी है। द चिचन इंग्लिश रिपब्लिक स्प्लिट इन टू इन 1991, चिचन इंग्लिश रिपब्लिक जो है उसको दो हिस्सों में बदल दिया गया 1991 के अंदर। 1991 के अंदर इसको दो टुकड़ों में बदल किया गया। नेक्स्ट है कि लिबनान इशू। लिबनान इशू में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, इन द लास्ट 28 ईयर्स फॉर हाउ मैनी टाइम्स लिबनान हैड टू फेस इसराइली मिलिट्री एग्रेशन। आखिरी यानी कि पिछले 28 सालों के अंदर कितनी मरतबा लिबनान को इसराइली मिलिट्री एग्रेशन देखने को मिला? 3 मरतबा। इसराइली मिलिट्री एग्रेशन लिबनान को 3 मरतबा देखने को मिला। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली इन लिबनान। लिबनान के अंदर मुसलमानों की और ईसाइयों की आबादी कितनी है? 60% मुसलमान हैं, 40% वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं। 60% मुसलमान और 40% जो है वो क्रिश्चियंस हैं। जबकि पार्लियामेंट की उनकी तादाद 128 मेंबर है और 128 में से 64 मुसलमान हैं और 64 ही क्रिश्चियन है, यानी कि आधी आधी आबादी। लेकिन मतलब आबादी मुसलमानों की ज़्यादा है लेकिन रिप्रेजेंटेशन दोनों की सेम है। लिबनान फेस्ड फर्स्ट मिलिट्री इंटरवेंशन फ्राम इसराइल। लिबनान को पहली मिलिट्री इंटरवेंशन कब देखने को मिली? मार्च 1978 को। लिबनान के अंदर पहली मिलिट्री इंटरवेंशन हुई मार्च 1978 को। नेक्स्ट है, थर्ड इसराइली एग्रेशन अगेंस्ट लिबनान स्टार्टेड ऑन 12 जुलाई 2006। तीसरा इसराइली एग्रेशन जो है लिबनान के ख़िलाफ़ ये कब आया? ये 12 जुलाई 2006 को। 12 जुलाई 2006। लास्ट मिलिट्री इंटरवेंशन स्टार्टेड ऑन 12 जुलाई 2006 एंड एंडेड बाय द इंटरवेंशन ऑफ UNO एंड USA ऑन 15 अगस्त 2006। मतलब जो आखिरी मरतबा मिलिट्री एग्रेशन हुआ था लिबनान के अंदर इसराइल की जानब से वो 12 जुलाई 2006 को शुरू हुआ और 15 अगस्त 2006 को ख़त्म हुआ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबनान प्रेसिडेंट ऑफ लिबनान इज़ क्रिश्चियन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिबनान के आइन के मुताबिक जो लिबनान का प्रेसिडेंट होगा वो क्रिश्चियन होगा, लेकिन जो लिबनान का प्राइम मिनिस्टर होगा वो मुसलमान होगा। प्राइम मिनिस्टर मुसलमान लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो क्रिश्चियन। लिबनान को स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। लिबनान को स्विट्ज़रलैंड ऑफ मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। लिबनान को लैंड ऑफ मिल्क और हनी भी कहा जाता है। लैंड ऑफ मिल्क और हनी भी कहा जाता है। लिबनान का इसराइल के साथ बॉर्डर मिलता है 79 किलोमीटर का, यानी कि 79 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इसराइल और लिबनान का आपस में मिलता है। 79 किलोमीटर का बॉर्डर। लिबनान का टोटल एरिया कितना है? 1,04,52 किलोमीटर। 1,04,52 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये इसका रकबा है। 1,04,52 स्क्वायर किलोमीटर। हज़बुल्लाह इस्लामिक पार्टी ऑफ लिबनान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। हज़बुल्लाह जो है ये इस्लामिक पार्टी है लिबनान की। ये पार्टी कब बनी? 1982 को। हज़बुल्लाह जो है ये इस्लामिक पार्टी है लिबनान की और ये पार्टी बनी 1982 को, 1982 को। नेक्स्ट है, ब्लड शेड वार बिटवीन लिबनान एंड इसराइल इन 2006 लास्टेड फॉर 34 डेज़। मतलब जो बाकायदा तौर पर खून बहाव जंग हुई थी लिबनान और इसराइल के दरमियान 2006 में, ये जंग रही थी 34 दिनों तक, 34 डेज़ तक। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान। पहला क्वेश्चन है, बादमेन डिस्प्यूट एंड ब्योर डिस्प्यूट ऑन लैंड इज़ बिटवीन द कंट्रीज़ इथोपिया एंड एरिट्रिया। इथोपिया और एरिट्रिया ये दो अफ्रीकन ममालिक हैं, इनके दरमियान बादमेन डिस्प्यूट और ब्योर डिस्प्यूट जो है ये दोनों डिस्प्यूट हैं। नेक्स्ट है, कैनरे आइलैंड इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन कंट्रीज स्पेन एंड मोराको। कैनरे आइलैंड जो है ये एक डिस्प्यूट है बिटवीन कंट्रीज़ स्पेन एंड मोराको। स्पेन और मोराको के दरमियान कैनरे आइलैंड जो है ये एक डिस्प्यूट है। नेक्स्ट आएगा हलीब ट्राइएंगल। हलीब ट्राइएंगल इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन सूडान एंड इजिप्ट।
हलीब ट्रायंगल जो है ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन सूडान और इजिप्ट के दरमियान। विच इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन स्पेन एंड मोराको। स्पेन जो कि एक यूरोप का शहर है, सॉरी यूरोप का एक मुल्क है, मोराको जो कि अफ्रीका का है। तो इन दोनों के दरमियान क्या क्या डिस्प्यूटेड है? एक है कैनरी आइलैंड, दूसरा है क्योटा और मेलिहा, और तीसरा है इसला और इसलास के कैफन्स। ये सारे के सारे जो है इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूटेड हैं। विच ट्रायंगल इज़ डिस्प्यूटेड अमंग कीनिया, इथोपिया और सूडान। कौन सा ट्रायंगल जो है वो कीनिया, इथोपिया और सूडान के दरमियान डिस्प्यूटेड है? वो है आइलामी ट्रायंगल। आइलामी ट्रायंगल इन तीनों के दरमियान डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है कैरिबा पावर स्टेशन। कैरिबा पावर स्टेशन ये डिस्प्यूट है ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे के दरमियान। कैरिबा पावर स्टेशन जो है ये ज़ैम्बिया और ज़िम्बाब्वे के दरमियान जो है डिस्प्यूट है। नेक्स्ट है मेयोट एरिया। मेयोट एरिया इज डिस्प्यूटेड बिटवीन फ्रांस एंड कॉमरोस, COMOROS। फ्रांस और कॉमरोस के दरमियान मेयोट एरिया जो है ये डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट है हरमन एरिया। हरमन एरिया ये डिस्प्यूट है सीरिया, इसराइल और लिबनान के दरमियान। हरमन एरिया जो है ये सीरिया, इसराइल और लिबनान के दरमियान जो है डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट आएगा इन विच रीजन अफ़गानिस्तान इज़ लोकेटेड। अफ़गानिस्तान कौन से रीजन में लोकेट है? साउथ वेस्ट एशिया। इन विच रीजन अफ़गानिस्तान इज़ लोकेटेड। अफ़गानिस्तान कौन से रीजन में लोकेट है? अफ़गानिस्तान है साउथ वेस्ट एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की मेजर और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? वो है पश्तून दारी, जिसे हम पर्शियन भी कहते हैं, यानी कि PERSIAN। पश्तून दारी जो है ये बलूचिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन विच रीजन इज़ अल्बानिया लोकेटेड। अल्बानिया कौन से रीजन में लोकेटेड है? ये साउदर्न ईस्ट यूरोप के अंदर। इन विच रीजन इज़ अल्बानिया लोकेटेड। अल्बानिया साउदर्न ईस्ट यूरोप में जो है लोकेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया की करेंसी क्या है? लीक, LEK। अल्बानिया की करेंसी का क्या नाम है? लीक। अल्बानिया के कैपिटल का क्या नाम है? तिराना, TIRANA। नेम द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अल्बानिया के कैपिटल का नाम है तिराना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूरोप्स इस्लामिक स्टेट वॉज मुस्लिम पॉपुलेशन इज़ 70%। तो ये है अल्बानिया। अल्बानिया जो है ये यूरोप की एक इस्लामिक स्टेट है जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन है 70%। अल्बानिया यूरोप के अंदर है। नेक्स्ट है वेयर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया इज़ लोकेटेड। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया कहाँ पर लोकेट है? वेस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। वेस्टर्न नॉर्थ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया लोकेटेड है। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा कि अल्जीरिया इज़ द Algiers, ALGIERS। Algiers इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? दिनार। Algiers इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अल्जीरिया। तो इसकी करेंसी का नाम है दिनार। नेम द कैपिटल एंड चीफ पोर्ट ऑफ एंगोला। एंगोला का कैपिटल और चीफ पोर्ट का क्या नाम है? लुआंडा, LUANDA। नेम द कैपिटल एंड चीफ पोर्ट ऑफ एंगोला। एंगोला की कैपिटल का और उसके चीफ पोर्ट का क्या नाम है? लुआंडा। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अंगोला। अंगोला की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज़। अंगोला की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज़। अंगोला की करेंसी क्या है? क्वांजा, KWANZA। नेम द करेंसी ऑफ अंगोला। अंगोला की करेंसी क्या है? क्वांजा। पीसो, पीसो इज़ द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना एंड इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ स्पेनिश। पीसो जो है ये अर्जेंटीना की करेंसी है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? स्पेनिश। ऑफिशियल लैंग्वेज अर्जेंटीना की क्या है? स्पेनिश। नेक्स्ट है कि नेम द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो मुल्क है इसके कैपिटल का क्या नाम है? ब्यूनस आयर्स। नेम द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के कैपिटल का नाम है ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट है कि कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया।
रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया, यानी आर्मीनिया जो है इसका कैपिटल कौन सा है? इसका कैपिटल है यरीवान, YEREVAN। कैपिटल ऑफ आर्मीनिया है यरीवान। इन विच रीजन ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड? ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेट है? तो ये साउथ ईस्ट ऑफ एशिया, साउथ ईस्ट ऑफ एशिया जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लोकेट है, साउथ ईस्ट ऑफ एशिया। द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया इज़ सिचुएटेड एट सेंट्रल यूरोप, नेम द ऑस्ट्रियाज कैपिटल। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वाइना। ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वाइना। द रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया इज सिचुएटेड एट सेंट्रल यूरोप। जो ऑस्ट्रिया का कंट्री है ये सेंट्रल यूरोप में लोकेट है और ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? वाइना। नेक्स्ट है नेम द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की करेंसी का नाम है यूरो। नेम द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, यूरो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है कि आज़रबाईजान इज़ अ मुस्लिम कंट्री विद विच इज़ इट्स मेजर लैंग्वेज। आज़रबाईजान की मेजर लैंग्वेज है एज़री, AZERI। आज़रबाईजान इज़ अ मुस्लिम कंट्री विच इज़ इट्स मेजर लैंग्वेज, इसकी मेजर लैंग्वेज है एज़री। नेम द करेंसी ऑफ आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की करेंसी का नाम है मनात, MANAT। नेम दी करेंसी ऑफ आज़रबाईजान। आज़रबाईजान की करेंसी का नाम है मनात। इन विच रीजन बहरीन इज सिचुएटेड। बहरीन है मिडल ईस्ट के अंदर। इन विच रीजन बहरीन इज सिचुएटेड। बहरीन कहाँ पर सिचुएट है? मिडल ईस्ट के अंदर। नेक्स्ट है बहरीन इज़ लोकेटेड इन। बहरीन लोकेट कहाँ पर है? साउथ वेस्ट पर्शियन गुल्फ, साउथ वेस्ट पर्शियन गुल्फ के अंदर जो है वो, यानी कि वहाँ पर इसकी लोकेशन है। बहरीन के कैपिटल का नाम क्या है? मानामा। नेम द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन के कैपिटल का नाम है मानामा। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ बहरीन। बहरीन की करेंसी का नाम है दिनार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ बहरीन। बहरीन की करेंसी है दिनार। अच्छा जी, नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये साउथ एशिया के अंदर आता है। इसका कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टका। नेक्स्ट है करेंसी ऑफ बेलारूस। बेलारूस की जो करेंसी है वो है रबल। बेलारूस की जो करेंसी है वो है रबल। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क, MINSK। बेलारूस की करेंसी है रबल। बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। वेयर इज़ बेल्जियम लोकेटेड। बेल्जियम कहाँ पर लोकेट है? वेस्टर्न यूरोप के अंदर। बेल्जियम कहाँ पर लोकेट है? बेल्जियम है वेस्टर्न यूरोप के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसल्स। बेल्जियम का कैपिटल क्या है? ब्रुसल। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। और बेल्जियम की नेशनल लैंग्वेज क्या है? डच। बेल्जियम की लैंग्वेज क्या है? डच। इन विच रीजन इज़ भूटान लोकेटेड। भूटान कहाँ पर है? साउथ एशिया के अंदर। भूटान जो है ये कौन से रीजन के अंदर आता है? ये साउथ एशिया में आता है। कैपिटल ऑफ भूटान। भूटान का कैपिटल है टिम्फू, THIMPHU। भूटान का कैपिटल क्या है? टिम्फू। भूटान का कैपिटल क्या है? टिम्फू। अच्छा जी, नेक्स्ट है करेंसी ऑफ भूटान। भूटान की करेंसी क्या है? नगोल्ट्रम। भूटान की करेंसी का क्या नाम है? नगोल्ट्रम। और आज का आखिरी सवाल है कैपिटल ऑफ बोलीविया। बोलीविया का कैपिटल क्या है? लापाज। बोलीविया का कैपिटल क्या है? लापाज। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।